नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है पाठ्यक्रम के परिभाषा को लेकर। और साथियों, पाठ्यक्रम की परिभाषा के अंतर्गत हमारा जो प्रश्न पत्र है ये प्रश्न पत्र है चतुर्थ। और साथियों, इस पाठ्यक्रम की परिभाषा के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। और इस इकाई द्वितीय के अंतर्गत हम जिस प्रकरण को लेकर हम आज चर्चा करेंगे वह प्रकरण है विभिन्न संदर्भों में भाषाई कौशल। विभिन्न संदर्भों में भाषाई कौशल कौन कौन से हैं। और हमने इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने श्रवण अवबोध कौशल के बारे में चर्चा की है। और पठन, इसके बाद हमने पठन कौशल के बारे में भी चर्चा आज के विषय में करेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा ये जो मुख्य शिक्षण बिंदु है वो पठन कौशल की दक्षता हेतु विभिन्न क्रियाकलाप। हम बालकों में विद्यालय स्तर पर पठन कौशल की दक्षता का विकास करने के लिए हम ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिनका आयोजन हम विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। और बालकों में पठन कौशल का विकास हम ऐसे कौन कौन सी गतिविधियों को आयोजित करके हम बालकों में पठन कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो साथियों, आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, सबसे प्रथम दृष्टया जो यहाँ पर दे रखा है वो है बिंदु जो पठन कौशल में सबसे ज़्यादा कारगर भी है और सबसे पहला बिंदु, प्रथम बिंदु भी है, वह है आदर्श पाठ। साथियों, आदर्श पाठ प्रत्येक, चाहे वो भाषा का शिक्षक है तो वो आदर्श पाठ का उच्चारण करेगा, आदर्श पाठ का उच्चारण कक्षा में करेगा। आदर्श पाठ क्या होता है? जैसे पठन सुधार में आदर्श पाठ का विशेष महत्व है। निबंध पाठ और कविता करते समय शिक्षक स्वयं शुद्ध उच्चारण, प्रभावपूर्ण और हाव भाव के साथ आदर्श पठन करता है, यही आदर्श पठन है। साथियों, इस बिंदु के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आदर्श पठन है उसका विद्यार्थियों के पठन सुधार या पठन कौशल के सुधार में एक विशेष महत्व रखता है। तो साथियों, इस बात का बिल्कुल ये प्रमाणिक बात है कि यदि बालकों में पठन कौशल की जो दक्षता है उसको पूर्ण रूप से विकसित करना है तो हमें निश्चित रूप से पठन कौशल में शिक्षक को अपनी कक्षीय शिक्षण के दौरान उसे शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना होगा। यदि किसी कविता का पाठ कर रहा है या फिर वो निबंध का पाठ कर रहा है तो वो उचित गति, आरोह अवरोह, वाणी का जो उतार चढ़ाव है वो भी उचित प्रकार से होना चाहिए। और साथ में भाव भंगिमाएं भी होनी चाहिए। और हमें अपने मुखमंडल का भी के भावों को भी स्पष्ट वहाँ पर करना चाहिए, ताकि बालकों में और साथ में जो हमारे जो उच्चारण की स्पष्टता है भावों एवं शब्दों के साथ साथ में उसका भी हमें विशेष ध्यान वहाँ पर रखना पड़ेगा। तभी बालक उसको सुनकर समझेगा एवं उन भावों को समझते हुए उस पाठ में आदर्श पठन में रुचि लेगा। तो शिक्षक के द्वारा किया गया एक मतलब आदर्श रूप में उचित गति, लय, आरोह अवरोह उत्तान के साथ जो पाठन किया गया है, कविता पाठ, वही आदर्श वाचन कहलाता है। तो आदर्श वाचन स्वयं शिक्षक करता है और बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ में। तो साथियों, ये एक आदर्श जो पाठ है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब हमारे सामने अगला जो बिंदु है वह बिंदु है इस प्रकार से द्वितीय अनुकरण पाठ। शिक्षक आदर्श पठन के बाद 3 से 4 शिक्षार्थियों से भी यथा विधि निबंध अथवा कविता पढ़वाए। साथियों, इस बात में विशेष ध्यान रखें कि आदर्श पठन जो करता है वो शिक्षक करता है और अनुकरण जो पठन है, अनुकरण वाचन भी कह सकते हैं हम उसे, तो वो शिक्षार्थी के द्वारा किया जाएगा, विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा।
और ये कौन सी कक्षा से आदर्श पठन हो सकता है? तो हम ये मान सकते हैं कि कक्षा 3-4 से आदर्श पठन, यदि आदर्श पठन तो पहली दूसरी से भी हो सकता है, लेकिन मौन पठन हमेशा तीसरी क्लास से करवाना चाहिए। और कक्षा 1 और 2 में पठन का विशेष महत्व रखता है। तो आप ये मान लीजिए साथियों कि हम आदर्श पठन क्लास में करवा रहे हैं, तो आदर्श पठन के बाद में उन्हीं शब्दों को जो शुद्ध उच्चारण की स्पष्टता के साथ में यदि हम बालकों से पठन करवा रहे हैं, अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन करवा रहे हैं, तो कक्षा में 3 से 4 ऐसे विद्यार्थियों से पठन करवाएं। पहला ध्यान रखिए, जिनका कक्षा में उच्चारण शुद्ध हो, जिससे क्या होगा कि जब वो जिनका उच्चारण शुद्ध होगा कक्षा में, तो उनको सुनकर जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जिनके उच्चारण में शुद्धता पाई जाती है, तो उनको भी एक अवसर मिलेगा। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि आदर्श पठन से बालकों में एक आत्मविश्वास भी जागृत होता है। अनुकरण पाठ से जब अनुकरण पाठ को बालक यथाविधि, जिसे शिक्षक ने पढ़ाया है, या फिर निबंध को भी उसी तरीका से जैसे शिक्षक ने पढ़ा है, तो बालक भी अनुकरण वाचन शिक्षक के बताए अनुसार करेगा, और इसमें शिक्षक का मार्गदर्शन भी रहता है। और साथ में उसके बाद में तीसरा जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है वह है उच्चारण में संशोधन। साथियों, उच्चारण में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है और बालकों के लिए उच्चारण संशोधन को लेकर शिक्षक अपने विद्यालय स्तर पर या कक्षा स्तर पर किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए साथियों, शिक्षार्थियों के सस्वर वाचन के समय होने वाली अशुद्धियों का ध्यान रखें, बाद में उनमें संशोधन कर दें। सामान्य अशुद्धियों को वर्गीकृत कर उनकी सूची तैयार करें तथा सामूहिक रूप से अभ्यास करवाएं तथा अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखें। और शुद्ध उच्चारण संबंधी फिल्म का भी उपयोग भाषा शिक्षण में कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों, ये बात एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सामने आती है कि सबसे पहले तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जब विद्यार्थियों के द्वारा सस्वर उच्चारण किया जा रहा है, सस्वर पठन किया जा रहा है, तो उसमें शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कौन कौन से ऐसे बालक हैं जिनमें उच्चारण की अशुद्धता पाई जाती है। एक तो ये, और ऐसे बालकों का विशेष ध्यान रखें जो उच्चारण को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका ध्यान रखें और उनको उस सस्वर वाचन के उपरांत उनको दूर करने का प्रयास करें और उन अशुद्धियों की पहचान करें कि इन्होंने कौन कौन से बालक ने किन किन शब्दों को बोलने में अशुद्धियों को यहाँ पर प्रकट किया है। तो उन अशुद्धियों की पहचान करके उन्हें संशोधन करें और साथ में उन अशुद्धियों की एक सूची भी तैयार करें। पहले इस बालक को पठन के दौरान इस अशुद्धि का या फिर उनकी जो कार्यपत्रक है, उनकी वर्कशीट है या उनकी जो नोटबुक है, उस पर बिल्कुल आप साइन किया अपने सिग्नेचर के साथ में, अपने हस्ताक्षर के साथ में इस बात को लिख सकते हैं कि बालक में आप एक टिप्पणी के रूप में, शिक्षक टिप्पणी के रूप में आप बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ पर लिखें कि पहले बालक में उच्चारण संबंधी या इस प्रकार की त्रुटि आती थी शब्दों पर, लेकिन वर्तमान में इन 2 शब्दों पर तो उसने अभ्यास किया है और आगे इस पर प्रयास जारी है और अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। तो और साथ में इससे में बालक में एक आत्मविश्वास भी होगा और वो अधिक मेहनत करने लग जाएगा। साथ ही साथ में इसमें एक बात और करें कि जो बालक को समय समय पर अभ्यास करवाते रहे और अभ्यास का विशेष ध्यान रखें कि कक्षा में अभ्यास जो कराए उसकी निरंतरता बनाए रखें जब तक कि उसमें उच्चारण की शुद्धता पूरी तरह से ना आ जाए। उसके बाद में उच्चारण शुद्ध उच्चारण से संबंधित कोई भाषा शिक्षण से संबंधित कोई फिल्म बनी हुई है तो उस फिल्म को बालकों के सामने प्रस्तुत करें। उसकी सहायता से बालकों की उच्चारण की अशुद्धता को दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं ताकि बालकों में भाषा संबंधी विकास परिपूर्ण हो सके और बालक उस अभ्यास को रुचिपूर्वक करे ताकि उनमें संशोधन के अच्छे परिणाम आने की उम्मीद हमें रहती है। अब अगला जो बिंदु साथियों हमारे समक्ष है वह बिंदु है
लिखना लिखना बिंदु साथियों इस प्रकार से है इसमें कि वर्णमाला में वर्णों के लिखित क्रम को लिपि कहते हैं। साथियों ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि हम किसी भी भाषा की जो वर्णमाला है उसको पढ़ते हैं तो उसका जो लिपि लिखने का जो क्रम है वो लिपि कहलाएगा। लिखने का जो क्रम है वो लिपि कहलाता है। और इसी बात में हम आगे भी अध्ययन करते हैं इस बात को लेकर कि शुद्ध वर्तनी लिखना कौशल का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यदि लिपि शुद्ध है तो ये होता है कि लिपि की शुद्धता हमें ध्यान है, लिपि का कर्म ध्यान है, तो किसी भी भाषा में हम कोई लिख रहे हैं तो लेखन की जो वर्तनी संबंधी शुद्धता है, लेखन संबंधी वो शुद्धता इस बात को प्रकट करती है या इस बात का द्योतक है कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो उस व्यक्ति ने लिखा है उसका भाषा पर अधिकार है या उसमें वाचन कौशल का एक अच्छा अधिकार है, समझ है उसको। तो शुद्ध वर्तनी लिखना कौशल का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन अब बात आती है हमारे सामने कि अशुद्ध वर्तनी के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण बालक उच्चारण करते समय अशुद्ध वर्तनी का उपयोग करता है। यह वर्तनी में बोलने के समय अशुद्ध का वर्तनी का उच्चारण करता है या उच्चारण में त्रुटियां होती हैं। तो उनके कुछ 4 कारण विशेष तौर पर बताए गए हैं। वो 4 कारण कौन से हैं आइए साथियों उन पर चर्चा भी कर लेते हैं। साथियों पहला जो कारण है वो अशुद्ध वर्तनी का वो है लिपि का उचित ज्ञान न होना। सबसे पहला कारण जो साथियों यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बालक अशुद्ध वर्तनी का उच्चारण करते हैं तो उन्हें शुद्ध वर्तनी का ज्ञान नहीं है या फिर अधूरा ज्ञान है या फिर उसमें अभ्यास की कमी है। तो इसका अशुद्ध वर्तनी का अभ्यास न होना, उसका ज्ञान न होना अशुद्ध वर्तनी या त्रुटिपूर्ण उच्चारण को दर्शाता है। इसके बाद में मिली जुली आकृति वाले वर्णों में विभेद न कर सकना। साथियों कई बार हमने विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर देखा है कि वो समान दिखने वाले वर्णों में एक विभेद नहीं कर पाते, एक अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उनमें उच्चारण की अशुद्धता हो जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं साथियों कि उच्चारण की अशुद्धता को लेकर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो क और एक फ से फल वाला। तो क और फ ऐसे हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं जिनमें बालकों में विभेद नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर अशुद्धि रह जाती है। एक म और भ में भी विशेष वो अंतर करने में उन्हें परेशानी आती है। एक व और ब इन दोनों के समान रूप से दिखते हैं इसलिए बालक ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते हैं। तो एक ये भी कारण है कि मिली जुली आकृति वाले वर्णों का विभेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो समान रूप से वो उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कर लेते हैं। लेकिन उनकी पहचान करके उसकी सूची तैयार करके हम उसको इस अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी अशुद्धता है उच्चारण की अशुद्धता। तीसरी जो अशुद्धता है वो उच्चारण संबंधी अशुद्धता हो सकता है, उसकी शारीरिक अशुद्धता हो या फिर उसका प्रयास न किया गया हो या फिर वो बोलने में उसमें कुछ वाग तंत्र से संबंधित कोई दोष हो। तो इस प्रकार से भी उच्चारण संबंधी समस्या हो सकती है। जैसे कि किसी बालक जिनका कठोर वर्णों को बोलने में वो झिझक मतलब वो बोल ही नहीं पाते हैं, तो ट को जिसे क को ठ बोल देते हैं या ड को र बोलते हैं, तो ऐसी समस्या मतलब वाग तंत्र जनित समस्याएं हैं। तो उनका चिकित्सकीय उपचार के द्वारा उनकी व्यवस्था संभव है। उसके बाद चौथा जो बिंदु हमारे सामने है व्याकरणीय रूप की अनभिज्ञता। साथियों इसमें ये होता है कई बार वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बालक इसलिए करते हैं कि उनको भाषा का एक व्यावहारिक व्याकरण भी ना बताया गया हो या बिल्कुल मतलब व्याकरणीय रूप से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो बालक ऐसी गलतियां अक्सर कर लेते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो साथियों इस बात का ध्यान रखिए कि बालकों को भाषा के साथ साथ में भाषा संसर्ग विधि जो भाषा के साथ में व्याकरण का भी ज्ञान कराती है, तो भाषा संसर्ग विधि का उपयोग करते हुए
बालकों को व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान अवश्य दें। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने पठन कौशल की दक्षता के विकास है तो ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप यहाँ पर किए जाए उसको लेकर हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो आज के लिए साथियों इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो व्याख्यान में समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।